What's up everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and we are doing determination of income and employment. Okay, so चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, बट बिफोर दैट मेरे को एक चीज़ आप सभी लोगों को बतानी है, दैट इज़ अबाउट MPC. Most of the students they are confused. Why? Because of the graph that we are drawing, because of the schedule that we are drawing and because of the book. ठीक है, सो लैंग्वेज को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. सो क्विकली MPC को एक बार समझ लेते हैं कि क्या है. वी नो दैट MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दैट इज व्हाट? दैट इज चेंज इन योर C डिवाइड बाय चेंज इन योर इनकम. दैट मीन्स एनी चेंज हैपनिंग इन योर इनकम कॉजिंग एन इफेक्ट इन योर कंजम्पशन. राइट, इतना हमने समझ लिया था. इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था. व्हाट इज दैट? दैट with the increase in your income, your MPC will fall. और यही होता है. बट हुआ क्या, दैट हमने जो टेबल ड्रॉ करी थी, हमने इनकम की करी थी. वी हैव ड्रॉन फॉर कंजम्पशन एंड कंजम्पशन से हम चेंज इन Y शो कर सकते हैं, चेंज इन C शो कर सकते हैं, कर तो हम बहुत कुछ शो कर सकते हैं, लेकिन अभी आई एम टॉकिंग अबाउट MPC. सो MPC कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? डेल्टा Y एंड डेल्टा C. सो इनकम व्हाट आई वाज टेकिंग 0, 100, 200, 300, 400 एंड कंजम्पशन में क्या ले रही थी? 40, 120, 200, 280 एंड 360. अब मेरे को एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं दैट मैम MPC तो कांस्टेंट आ रहा है ना. विद द इंक्रीज इन आवर इनकम आर MPC इज कमिंग कांस्टेंट एंड यू आर सेइंग विद इंक्रीज इन इनकम MPC विल फॉल. ऐसा कैसे हो रहा है? बुक्स में भी ऐसे लिखा है. तो एक बात समझो, जो भी मैं गैप ले रही हूँ, जो भी मैं चेंज ले रही हूँ यहाँ पे, दैट इज ऑफ 80. यहाँ पे भी गैप आया 80 का. अगर आप चेंज इन इनकम अपनी निकालोगे, सो यहाँ पे तो कुछ चेंज होगा नहीं. चेंज नेक्स्ट से शुरू होगा. 0 से 100 हुआ, गैप कितने का आया? 100. फिर गैप कितने का आया? 100. फिर गैप कितने का आया? 100 एंड अगेन 100. चेंज इन कंजम्पशन में अभी तो कुछ नहीं होगा. उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन में 40 से 120 हुआ, चेंज आया 80 का. 120 से 200 हुआ, यहाँ पे भी चेंज आया 80 का. हर बार क्या हो रहा है? आपका चेंज 80, 80, 80, 80 का आ रहा है. सो मेरे को MPC बताओ क्या आएगा? MPC मीन्स चेंज इन योर कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन योर इनकम. दैट मीन्स हर बार चेंज जब 80 है, हर बार चेंज इनकम का जब 100 है, आप डिवाइड ही 80 बाय 100 कर रहे हो. सो आएगा क्या हर बार? 0.8, 0.8, 0.8. तो कांस्टेंट ही तो आएगा. लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो पैटर्न हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ज़रूरी है यही पैटर्न फॉलो? पैटर्न तो कुछ भी फॉलो हो सकता है. इनकम तो आपकी कैसे भी इंक्रीज हो सकती है. 0 से 100 ज़रूरी नहीं है ना 200 हो. 100 से 150 हो सकती है, 100 से 110 हो सकती है, 100 से 500 हो सकती है. आपकी कंजम्पशन भी कैसे भी चेंज हो सकती है. 40 से 120 हो सकती है, 120 से 200 हो सकती है. यहाँ पे चेंज कर लो कंजम्पशन को. कंजम्पशन को आप कुछ भी ले लो. सपोज करो कंजम्पशन आपकी 50 है, अब आपने कंज्यूम कर लिया 70. आपकी कंजम्पशन 70 थी, अब आपने कंज्यूम कर लिया 90. अब सपोज आपने कंज्यूम कर लिया 100, अब आपने कंज्यूम कर लिया 105. अब आप जरा चेक करो, यहाँ पे तो अभी भी इनकम का डिफरेंस हमारा 100 ही है. बट व्हाट अबाउट दिस कंजम्पशन? 50 से हो गया 70, डिफरेंस कितने का आया? 20. 70 से हो गया 90, फिर डिफरेंस कितने का आया? 20. 90 से हो गया 100, डिफरेंस कितने का आया? सिर्फ अभी 10 का. 100 से 105 हो गया, अब यहाँ डिफरेंस कितने का आया? 5 का. तो आपको क्या लगता है आपकी MPC अब सेम आएगी? पहले आप किससे डिवाइड करोगे? 20 डिवाइडेड बाय 100. 20 डिवाइड बाय 100 करोगे 0.2 आ जाएगा. फिर 20 डिवाइड बाय 100 करोगे 0.2 आ जाएगा. बट अब चेंज कितने का हुआ है? 10 का हुआ है. दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100. अब आपका चेंज कितने का आया? 0.1 का. दूसरे केस में 5 का डिफरेंस है, 5 डिवाइड बाय 100. अब चेंज कितने का आएगा? 0.05. तो अब आपको लग नहीं रहा देखो ये फॉल हो रही है. पहले 0.2 थी, 0.2 थी, फिर 0.1 हुई, नाउ 0.0, 0.5. सो MPC तो अब फॉल हो रही है ना विद इंक्रीज इन योर इनकम. आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर कंजम्पशन ऐसे नहीं हो रही है चेंज, कंजम्पशन ज़्यादा चेंज हो रही है कि हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हमारी MPC, तो ऐसा तो होएगा ही नहीं ना. बिकॉज MPC की वैल्यू तो मैंने आपको बताई है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. बिटवीन, दैट मीन्स 0 और 1 तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा. आप खुद सोचो. और ये भी हमें कीन्स ने ही बताया है कि अगर आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होता है तो वो जो सारा का सारा इंक्रीमेंट है वो आप अपने कंजम्पशन में नहीं लगाते हो. अगर आप अपने कंजम्पशन में लगा भी रहे हो, दैट इज़ रेयर केस, वो हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे. दैट मीन्स अगर आपकी इनकम में कोई चेंज आएगा तो
ऑब्वियसली आपकी कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज कैसा आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, मतलब इनकम से वो चेंज कम होगा। दैट मीन्स 0 से मेरी 100 हुई थी, यहाँ पे मेरी कंजम्पशन क्या मैंने लिखी थी 50, 70, 90। देखो जब इनकम 0 थी मेरी कंजम्पशन 50 थी, जब मेरी इनकम 100 हुई मेरी कंजम्पशन 70। देखो इनकम है 100, कंजम्पशन तो हम लेस कर रहे हैं ना। इनकम है मेरी 200, कंजम्पशन इंक्रीज तो हुई, 70 से 90 तो हुई क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन इन कंपैरिजन टू योर इनकम कंजम्पशन एक थोड़ी सी अमाउंट में इंक्रीज होगा। इसीलिए कंजम्पशन हमेशा कम कम इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू योर इनकम। दैट इज द रीजन आपकी एमपीसी हमेशा फॉल करेगी, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू तो हमेशा कम ही होगी ना इन कंपैरिजन टू योर इनकम। समझ आया है? सिंपल सॉर्टेड सी बात है, एमपीसी फॉल करेगा विद इंक्रीज इन इनकम, और एमपीसी कांस्टेंट भी रहेगा, बट किस केस में कांस्टेंट रहेगा, व्हेन योर कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर। दैट मीन्स अगर कंजम्पशन फंक्शन में लीनियरिटी शो हो रही है, दैट मीन्स लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, तो उस केस में योर एमपीसी विल बी कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, एमपीसी मीन्स चेंज, दैट मीन्स वो चेंज जो हो रहा है वो हर टाइम एक फिक्स्ड वैल्यू से चेंज हो रहा है, तभी तो स्ट्रेट लाइन आई है, एक फिक्स्ड वैल्यू से चेंज है। सपोज करो ये ग्राफ है, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, अब ये एक स्ट्रेट लाइन। देखो ये जो चेंज है, ये जो चेंज है, ये हमेशा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर लीनियरिटी है कंजम्पशन फंक्शन की, इन दैट केस योर एमपीसी विल बी कांस्टेंट, अदरवाइज एमपीसी विल फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है, एक स्टेटमेंट आ जाता है, और वो स्टेटमेंट क्या होता है कि विद इंक्रीज इन इनकम एमपीसी फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स मत करके आना, वो ट्रू है। अगर ये केस आ जाता है कि आपका एमपीसी कांस्टेंट रहेगा, तो वो भी ट्रू है, लेकिन आपको फिर नोट में लिखना पड़ेगा एमपीसी कांस्टेंट है, इसका मतलब कंजम्पशन फंक्शन आपका लीनियर है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं, और ये आपकी एमसीक्यूज में तो ज़रूर आएंगी, या किसी ना किसी के फॉर्म में वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट आ रहा है तो क्यों कांस्टेंट आ रहा है, और अगर मैंने ये बोला एमपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम तो ये क्यों हो रहा है। आप करके देखो ना, करके देखो, ठीक है। कभी भी आप यहाँ कंजम्पशन 100 से ज़्यादा थोड़ी कर लोगे, जब आपकी इनकम ही अलाउ नहीं कर रही है तो कंज्यूम कैसे कर लोगे ज़्यादा, है ना। सो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बड़े ध्यान से समझो, एनालाइज करो, इम्प्लाई करो, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये थी हमारी पुरानी टॉपिक की कुछ बातें और कुछ डाउट्स जो स्टूडेंट्स के थे। नाउ लेट्स मूव टू इनकम डिटर्मिनेशन। ये हमारा नया टॉपिक है इस चैप्टर का। इनकम डिटर्मिनेशन मीन्स दैट यू आर डिटरमाइनिंग योर इनकम। आप अपनी इनकम को डिटरमाइन कर रहे हो। आप कहोगे मैम हम डिटरमाइन क्यों कर रहे हैं, हम कब जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम एक्स एक्सेस में तो इनकम ही ले रहे हैं, और इनकम तो हमें मिल ही जा रही है। लेकिन देखो अभी जब हम जो कर्व या ग्राफ जो भी ड्रॉ कर रहे थे, हम वन साइड देख रहे थे उसकी, या तो मैं एएस ड्रॉ कर रही थी या मैं एडी ड्रॉ कर रही थी। अभी कर्व में कहीं भी मैंने दोनों कर्व्स को इन्वॉल्व किया है, नहीं किया है ना। दैट मीन्स हम अभी इकोनॉमी में एंटर ही नहीं हुए, अभी तो हम सिर्फ चीज़ों को समझ रहे हैं। क्योंकि व्हेन इकोनॉमी विल वर्क, जब कंज्यूमर या सेक्टर्स मीट करेंगे आपके सप्लायर्स से, जब दोनों कर्व आपस में इंटरैक्ट करेंगे, एक पॉइंट हमको मिलेगा। अगर दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी तो हमारा आउटपुट सेल आउट होगा, जब एक्सपेंडिचर होगा तभी तो हमारी इनकम होगी। दैट मीन्स इनकम डिटर्मिनेशन का मतलब है हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड दिस कंसेप्ट हैज बीन गिवन बाय कीन्स। कीन्स ने कंसेप्ट दिया था, इसीलिए हम इसके वर्क को, इसकी थ्योरी को क्या बोलते हैं, कीनेशियन थ्योरी। सो कीन्स ने बोला कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम से कुछ समझ पा रहे हो, इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेबल पॉइंट। स्टेबल पॉइंट मीन्स ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, यहाँ से ना तो प्रोड्यूसर ना ही हमारा कंज्यूमर मूव करना चाहेगा। मूव इसलिए नहीं करना चाहेगा क्योंकि यहाँ दोनों ने नेगोशिएट कर लिया और दोनों ने एग्री हो गए एक डील पे कि चलो तुम मुझे, मैं इतने में डिमांड कर रहा हूँ, चलो तुम मुझे इतने में दे रहे हो। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हुए दैट मीन्स दोनों एग्री हो गए, और वहाँ पे हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, एक बेस्ट पॉइंट मिल गया, एक स्टेबल पॉइंट मिल गया। उससे क्या हुआ, मैंने प्रोड्यूसर को पैसे दिए और प्रोड्यूसर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, है ना। वो साइकिल वापस से रन करेगी और हमारी इनकम की क्या होगी, जनरेशन होगी। सो कीन्स ने बोला कि एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन योर AD इज इक्वल टू योर AS।
यही तो अभी तक हम पढ़ते आए। हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, और एग्रीगेट सप्लाई। दैट मीन्स व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई, तो इकोनॉमी किस में होगी? इक्विलिब्रियम पॉइंट में होगी। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आता है? ये आपका डिमांड का कर्व होता है, ये आपका सप्लाई का कर्व होता है, जहां दोनों फोर्सेस मीट कर रहे हैं उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब हम इकोनॉमी को कैटर कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ फर्म्स को कैटर करते थे। सो डिमांड की जगह क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई की जगह क्या हो गया? एग्रीगेट सप्लाई। जहां दोनों मीट आउट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन किस पे? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये लिखना बहुत जरूरी है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में अगर मुझे ये चीजें मिल रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? देखो, एम्प्लॉयमेंट फुल हो रखा है, दैट मीन्स ऑल दोज हु वांट्स टू वर्क, वो सारे के सारे लोग जो काम तो करना चाह रहे हैं, प्लस वो उस वेजेस पे काम करना चाह रहे हैं जो कंपनी उन्हें ऑफर करे। सपोज करो, देखो आप किसी कंपनी में गए, आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने जो सैलरी आपको बताई है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। आपने बोला इससे अच्छा मैं ना करूँ काम, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? वॉलंटरी। दैट मीन्स आप खुद से काम नहीं करना चाह रहे हो ना, आप खुद से बेरोजगार बैठे हुए हो। सो दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम अपनी इकोनॉमी में कैटर नहीं करते, क्योंकि जो इंसान खुद से नहीं काम करना चाह रहा है उसको हम क्यों कैटर करें? वी आर वरीड ओनली अबाउट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी मीन्स वो सारे के सारे लोग जो काम करना चाह रहे हैं, वो जो भी उनको वेजेस मिल रही हैं वो उससे भी खुश है और सप्लायर भी उनको काम दे रहा है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, दैट मीन्स इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आपकी क्या है? जीरो है। एंड व्हेन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो, दैट मीन्स यू आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट में अगर AD इज इक्वल टू AS, देन यू आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर लोग काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। सो अब देखो, इक्विलिब्रियम से यहाँ पे दो अप्रोचेस आई हैं। कितनी अप्रोचेस आई हैं? 2 अप्रोचेस। पहली अप्रोच का नाम ही AD एंड AS अप्रोच है, एग्रीगेट एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। और जो दूसरी अप्रोच है ना, वो यहीं से डिराइव हुई है बाय यूजिंग इट्स कंपोनेंट्स। AD के कंपोनेंट्स क्या थे? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बट वी आर केटरिंग ओनली 2 कंपोनेंट्स। 2 कौन से हैं? C प्लस I। एग्रीगेट डिमांड मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। I क्या था? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो फर्म्स के द्वारा की जा रही है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या थे? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब देखो, C से C कैंसिल कर दो, व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग I इक्वल टू S, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इक्वल टू S, या फिर आप सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। सो इससे आपका क्या आ गया? एक अप्रोच, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, इसी से डिराइव हो गई ना ये। एक अप्रोच आई AD एंड AS अप्रोच, एक अप्रोच आई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कब आएगा? When your investment is equal to your savings। एक चीज और इसमें याद ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? When AD is equal to your AS। अब देखो, जो ये AD है ना, ये डिमांड तो है, ये एग्रीगेट डिमांड तो है, बट ये है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। क्यों प्लान्ड बोल रही हूँ बार बार? अगर यहाँ समझ लिया तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए अभी इसको समझते जाओ। हम जो एक इकोनॉमी डिमांड करती है वो फिक्स थोड़ी करती है, वो तो फ्लक्चुएट हो सकती है ना। हमने बोल दिया हमें आज से 5 साल में इतनी सारी चीज़ें चाहिए, वो हमने क्या करा? एक प्लान करा, एक ब्लूप्रिंट बनाया, एक ड्राफ्ट बनाया, बट ज़रूरी थोड़ी है वैसी की वैसी हो, आगे पीछे हो सकती है। अगर वैसी की वैसी ही हो गई तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इक्विलिब्रियम में। अगर वैसी की वैसी नहीं हुई तो क्या होगा वो हम समझेंगे, बट अभी यहाँ समझो। एग्रीगेट डिमांड इज योर planned expenditure and aggregate supply is your what? Planned output। That means जो भी सप्लायर सप्लाई करना चाहेगा उसे प्रोड्यूस तो करेगा, सो वो क्या होगा? एक प्लान्ड आउटपुट होगा। हम जो भी डिमांड करेंगे हम एक्सपेंड तो करेंगे, तो वो क्या होगा? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सेम गोज विद योर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ये इन्वेस्टमेंट कैसी होगी? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स क्या होगी? प्लान्ड सेविंग्स। सो जहां भी दोनों इक्वल होंगे वहां क्या मिल जाएगा आपको? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्विकली इसका आप टेबल बना सकते हो। टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको हमें टेबल बनाने के लिए पहले फर्स्ट अप्रोच से चलो। AD इक्वल टू AS। AD इक्वल टू AS मीन्स हमें AD के भी कंपोनेंट्स चाहिए, हमें AS के भी कंपोनेंट्स चाहिए। AD के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? C I। AS के क्या होते हैं? C तो आ गया और एक S। हमें क्या चाहिए? AD और हमें क्या चाहिए? AS। ये सारे के सारा ड्रॉ कर दोगे टेबल में, इसको कर्व में शो कर दोगे, आपको पॉइंट मिल जाएगा। देखो इनकम हम हमेशा से ले रहे हैं 0, 100,
200, 300, 400, 500। कंजम्पशन हम क्या ले रहे हैं? 40, 120, 200, 280, 360, 440। इन्वेस्टमेंट हम हमेशा ऑटोनॉमस ले रहे हैं, इसे कैलकुलेट मत करने लग जाना या फॉर्मूलों से। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना हो। सो इन्वेस्टमेंट अगर ऑटोनॉमस है दैट मीन्स इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, हमेशा फिक्स रहेगी। 40, 40, 40, 40 कुछ भी ले लो आप, ठीक है, बट फिक्स्ड रखना वैल्यूज को। सेविंग्स कैसे निकलेगी? y माइनस सी, दोनों को माइनस कर लो, y माइनस सी, -40, -20, 0, 20, 40, 60। AD कैसे आएगा? एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? C प्लस I, C और I को ऐड कर दो। 40 प्लस 40, 80, 120 प्लस 40, 160, 240, एंड देन वी हैव 0, 2, 320, एंड देन वी हैव 400 एंड 480। AD कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले बताया था AD इज इक्वल टू इनकम, जो इनकम आया वही AS आएगा, वरना AS का फॉर्मूला होता क्या है? C प्लस S। क्यों फालतू कैलकुलेट करना है जब हमें पता है कि इनकम और AS सेम होगी। सो 0, 100, 200, 300, 400, 500। अब देखो इस टेबल से AD-AS अप्रोच से हम कैसे पहुंचेंगे इक्विलिब्रियम में? क्या बोला है? AD इक्वल टू AS। तो चेक करो सिर्फ इस कॉलम को, कहाँ दोनों इक्वल हो रहे हैं? यहाँ हो रहे हैं ना। AD भी 400 है और AS भी 400 है। सो यहाँ एक बॉक्स बना दो। बहुत गंदा सा बनाया है पर आप लोग अच्छा बनाना, ठीक है। 400, 400, दोनों 400 कब हुए? When your income is what? इनकम इज 400। अब जरूरी नहीं है कि ये तो कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि 400 भी यहाँ पे आ गया। ऐसा नहीं है कि मैम जो वैल्यूज यहाँ होंगी वो इनकम की भी होनी चाहिए, नहीं, वो तो हमने इनकम ही ऐसे लिए कि वो आ गया है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि AD और AS जहाँ इक्वल होंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपकी इनकम क्या होगी? इक्विलिब्रियम इनकम। समझ आ गया? ये तो हमने कर्व से शो कर लिया, उससे समझ लिया। फटाफट से ग्राफ में भी समझ लेते हैं। देखो आप इसको एग्जाम में पूरा प्लॉट कर सकते हो, प्लॉट नहीं करना, एक जर्नली भी दिखा सकते हो। मैं जर्नली दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? इनकम। हमेशा से इनकम मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीजें लिख लो। और यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं अभी? एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इस कर्व में मुझे शो ही क्या करना है? एक AD शो करना है और एक AS शो करना है। AS इज इक्वल टू योर इनकम, तो यहाँ AD ही लिखो सिर्फ, ठीक है। अब AS की लाइन कैसे बनती है बताया? स्ट्रेट 45 डिग्री, ये हो गई AS की लाइन। AD का कर्व कैसे जाता है? कहीं यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हो गया आपका AD का। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। दिस मीन्स दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। पूरा लिखना है, सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं लिखना है। अब सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं लिखना है, वो भी समझेंगे। पूरा लिखना इक्विलिब्रियम पॉइंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इनकम आपकी आएगी वो इनकम क्या होगी? इक्विलिब्रियम। अगर आप प्रॉपरली मेजर करते हुए बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 400। समझ आ गया? ये तो आपने इससे शो कर दिया। अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे सो इक्विलिब्रियम के अलावा दो केसेस और बन रहे हैं। वो दो केसेस क्या है? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, है ना। यहाँ पे क्या है? ये AD है, ये AS है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? योर AD इज ग्रेटर देन योर AS। इस केस में क्या हो रहा है? AS का ऊपर चला गया, AD का नीचे चला गया। दैट मीन्स यहाँ पे AS इज ग्रेटर देन योर AD। आगे बात समझ में? अब देखो ध्यान से, और ये तुम टेबल से भी देख सकते हो। देखो ये 400 था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इससे जरा ऊपर के पॉइंट्स को एनालाइज करो। AD देखो 80 है, AS कितना है? 0 है। AD कितना है? 160 है, AS कितना है? 100 है। सारे पॉइंट्स को कंपेयर कर लो यहाँ तक। इक्विलिब्रियम से पहले तक क्या हो रहा है? आपका AD ग्रेटर है AS के, है ना। अब जरा नीचे आ जाओ। मैंने तो सिर्फ 500 लिया, अगर तुम और यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो तुम्हें पता लगता है यहाँ पे क्या होगा? 500। AD कितना है? 480 एंड AS कितना है? 500। तो यहाँ पे क्या हो गया? AS इज ग्रेटर देन योर AD। सो दो केसेस और आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है? ये दो केसेस तो आ गए। ये दो केसेस किसके हैं? डिसइक्विलिब्रियम के। किसके हैं? डिसइक्विलिब्रियम के, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये है। दिस इज योर स्टेबल पॉइंट। यहाँ से आप मूव नहीं करना चाहोगे। बट हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम प्लान्ड की बात कर रहे हैं। सो हमें नहीं पता इकोनॉमी हमें कहाँ लैंड अप करे। हम इस पॉइंट के पीछे भी लैंड अप हो सकते हैं, हम इस पॉइंट के आगे भी लैंड अप हो सकते हैं। अगर पीछे लैंड अप होंगे तो हमारी इकोनॉमी हमेशा ये ट्राई करेगी कि हम कहाँ को रीच आउट करें, किसकी तरफ मूव करें? इक्विलिब्रियम की तरफ। अगर हम ऊपर की तरफ कहीं आ गए फिर इकोनॉमी क्या कोशिश करेगी कि हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें कि हम वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज क्या है वो समझो। यहाँ पे देखो केस 1 समझो। इसको आप लिखना एडजस्टमेंट मैकेनिज्म।
एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लिख लो या करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम लिख लो, एक ही बात है। देखो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में पहला केस समझो, व्हेन योर AD इज ग्रेटर देन योर AS। अब ध्यान लगाओ, अगर AD बड़ा हो गया AS से, दैट मीन्स जो भी आपने पहले सोचा था, व्हाट यू वर प्लानिंग कि मैं इतनी डिमांड करूंगा, उससे आपने ज़्यादा कर ली। दैट मीन्स आपकी एक्चुअल डिमांड क्या हो गई, अब ज़्यादा हो गई। एक्चुअल डिमांड तो आपकी ज़्यादा हो गई, लेकिन सप्लायर के पास अब प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि उसके पास जो इन्वेंट्री थी वो भी क्या थी, प्लान्ड इन्वेंट्री थी। अब आप तो डिमांड करने लग गए ज़्यादा, सप्लायर के पास स्टॉक या इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसके पास इन्वेंट्री या स्टॉक कम हो गई, सो करेक्ट वो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन करने लग जाएगा, सिंपल सॉर्टेड, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अब जब आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, सो क्या करेगा, लोगों को हायर करेगा, मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगा, मीन्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी इकोनॉमी में। समझ आया? अब देखो इससे करेक्ट होगी ना, जब एम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्शन होगा, तो जिसको जितनी डिमांड चाहिए वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये भी एक लेवल तक होगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये थोड़ी आप डिमांड करते जाओगे तो वो मीटअप होता जाएगा। बट कुछ इस केस में हम एटलीस्ट कहाँ तक अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ कहीं है डिसइक्विलिब्रियम में, सो हम अपना प्रोडक्शन, यहाँ क्या लिया मैंने, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ तो मैं अपना आउटपुट बढ़ा सकती हूँ ना अभी। और कब तक बढ़ा सकती हूँ, जब तक मैं यहाँ इक्विलिब्रियम में ना पहुँच गई। बढ़ा तो मैं और भी सकती हूँ, अगर मैंने और बढ़ा दिया, सो केस हो क्या जाएगा कि आपका एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट डिमांड। दैट मीन्स सप्लायर के पास अभी तो स्टॉक है, प्रोडक्शन है, लेकिन लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। अब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो होगा क्या, उनकी जो इन्वेंट्री थी वो एक तरीके से ज़्यादा है, बची हुई तो है, तो वो क्या करेगा, आउटपुट अब प्रोड्यूस नहीं करेगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है, उस पर पहले से ही स्टॉक बचा हुआ है। जब आउटपुट पर रिडक्शन आएगा तो वो हायर भी नहीं करेगा, किसी को हायर भी नहीं करेगा, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम हो जाएगी। और ये कब तक कम होती रहेगी, ये तब तक कम होती रहेगी, पीछे को आ रहा है ना कर्व, पीछे को आ रहा है, ये कब तक कम होती रहेगी, जब तक वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना पहुंचे। सो ये क्या है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ करेक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन देखो इस कर्व में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्सेस डिमांड को ले आते हैं या डेफिशिएंट डिमांड को ले आते हैं। इसमें बात करने लग जाते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की और डिफ्लेशनरी गैप की। यहाँ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो सिर्फ AS और AD है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे मूव करोगे तो डिसइक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। अब देखो कंफ्यूजन आना बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं। जो हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ेंगे ना, ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, क्योंकि मैं नहीं चाहती चीज़ें सारी मिक्सड अप हो जाएं। आप धीरे धीरे पढ़ो, बट देखो ध्यान से देखना। देखो एक्सेस डिमांड मतलब, यू आर डिमांडिंग मोर, है ना, आप डिमांड अब ज़्यादा कर रहे हो। तो इसका पहले कर्व से समझो। देखो यहाँ पे भी इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। अब हम कर्व ड्रॉ कर कैसे रहते हैं, ये AS हो गया 45 डिग्री, दैट इज योर इनकम, यहाँ का AD आएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्सेस डिमांड मीन्स यू आर डिमांडिंग मोर, सो ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ कहीं की बात नहीं हो रही। अब मैं एंटायर कर्व को शिफ्ट कर दूंगी, ऐसे भी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बन सकती है। मेरा AD का कर्व ये था, एक्सेस डिमांड है, मैंने AD को पूरा शिफ्ट करवा दिया इस किसी पॉइंट में, AD1 नाम दे दो इसे, ठीक है। अब मेरा अगर ये एंटायर कर्व शिफ्ट हो गया तो देखो मेरी डिमांड बढ़ नहीं गई, ये मेरी इनकम थी पहले, ये मेरी एग्रीगेट डिमांड थी, पहले मैं इतनी इनकम में सिर्फ इतना डिमांड कर रही थी, अब मैं इतनी ही इनकम में इतना एक्स्ट्रा डिमांड कर रही हूँ। सो क्या ये एक्सेस नहीं है, ये एक्सेस है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, लेकिन ये कहाँ रीच आउट हो गया, ऊपर कहीं रीच आउट हो गया, तो ये तो इक्विलिब्रियम बना ही नहीं। अब इक्विलिब्रियम बन क्या गया, व्हेन AD इक्वल टू AS, ये AD का कर्व है डॉटेड वाला, और ये AS यहाँ जा रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है ना, दैट मीन्स ये आपको न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, है ना। ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट तो मिल गया आपको,
लेकिन इसको आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे न्यू इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये है इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या हो जाएगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये आया ही एक्सेस की वजह से है। जो ये शिफ्ट, ये पुश आया है ना, ये पुश आया आपके एक्सेस डिमांड की वजह से। मैं तो यहीं सेटिस्फाई हो गई थी, इकोनॉमी तो यहीं पे अच्छे से वर्क करने लग गई थी, क्योंकि यहाँ उसको मिल गया था उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया था। मतलब जितने लोग काम करना चाह रहे हैं वेजेस पे, अवेलेबल वेजेस पे, उन सबको काम मिल रहा है। बट ये मजबूरी में आ गया। ये मजबूरी में क्यों आ गया, क्योंकि लोगों ने अपनी डिमांड ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दी, जिस वजह से मेरे पास क्या हो गया, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। सो ये दोनों डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पे लाओगे आप ये इन्फ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमारा एंटायर कर्व शिफ्ट हो रहा है, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशनरी आया क्यों, देखो इन्फ्लेशन आता क्यों है, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीज होता क्यों है, क्योंकि आप अब ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हो। कोई कमोडिटी है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, अब सब लोगों को वो चाहिए, तो सप्लायर पे तो टेंशन हो गई ना, मैं सबको कैसे दूँ, तो वो क्या कर सकता है, प्राइसेस बढ़ा सकता है। प्राइसेस बढ़ाएगा, वही सारे कंज्यूमर जो उसके प्राइस पे लेना चाहें उन्हीं को वो कंज्यूम कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। सो इन्फ्लेशनरी का होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्राइस आपके इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसीलिए, और प्राइस इंक्रीज क्यों हुए हैं, क्योंकि आपने डिमांड ज़्यादा करी है। तो यहाँ पे भी तो हो रही है, आप एक्सेस डिमांड कर रहे हो, इस वजह से प्राइसेस अप हो रही है, और गैप क्या आ रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप। सो इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली होता क्या है, इट रेफर्स टू द गैप इन विच एक्चुअल डिमांड, ये जो डॉटेड वाली है ये मेरी अब एक्चुअल डिमांड हो गई ना, ये मेरी क्या हो गई, एक्चुअल डिमांड हो गई। ठीक है, और ये क्या थी, मेरी रिक्वायर्ड डिमांड थी। तभी तो मैं प्लान्ड बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं इकोनॉमी में। तो देखो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब गैप बिटवीन योर एक्चुअल डिमांड, व्हेन योर एक्चुअल डिमांड एक्सीड्स योर रिक्वायर्ड एडी। देखो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ यहीं तक थी एडी में पहुंचने की, जहां मैं फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंच पा रही थी, लेकिन एक्चुअल डिमांड क्या हो गई, उससे एक्सीड हो गई, बिकॉज ऑफ विच इन्फ्लेशनरी गैप आ गया। क्लियर। अब देखो इससे इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इम्पैक्ट देखो इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ेगा, देखो एक तो आपके आउटपुट पे, हमने पिछले वाले ग्राफ में भी आउटपुट देखा था, एक पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे, और एक पड़ जाएगा प्राइजेस पे। यहाँ तो हमने कहीं पिछले में प्राइजेस नहीं लिए थे, क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशनरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा था। इन्फ्लेशनरी आता ही डिमांड से है, और डिमांड से प्राइजेस में चेंज आते हैं, इसलिए प्राइजेस को इन्वॉल्व करना यहाँ पे ज़रूरी है। अब देखो आउटपुट पे क्या चेंज आएगा, आउटपुट पे नो इम्पैक्ट, आउटपुट पे इम्पैक्ट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट पे भी नो इम्पैक्ट, और प्राइजेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन योर डिमांड। अब देखो ये क्यों हुआ, आप बोलोगे मैम यहाँ तो आउटपुट पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, यहाँ तो आपने आउटपुट पे नो इम्पैक्ट बोल दिया, क्यों, यहाँ आउटपुट पे नो इम्पैक्ट इसलिए है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टू आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए थे, उन सारे लोगों को काम बेरोजगार मिल गया था जो काम करना चाह रहे थे, ये तो ओवर है ना। सो ओवर का हमको कुछ नहीं करना है, हम तो चाह ही रहे हैं कि ये वापस सॉर्ट आउट होके यहीं इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसलिए आउटपुट का और प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है जिन्हें चाहिए था, तभी तो फुल एम्प्लॉयमेंट आया। प्राइसेस में क्यों वेरिएशन होंगे, देखो आपका आउटपुट नहीं चेंज हो रहा है ना, दैट मीन्स इतना आप पे स्टॉक था, इतना आप पे स्टॉक था जो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रहा था, तभी तो आप पहुंचे थे, एडी एएस के इक्वल था। लेकिन अब क्या हुआ, और लोग आने एंटर कर गए, और लोग आने एंटर कर गए, जो ऑलरेडी फुलफिल कर रहा था उसमें अब और लोग आने एंटर हो गए। तो क्या लगता है आपको, अब प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, और शॉर्ट कब हो जाता अगर प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करने लग जाता, लेकिन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आउटपुट में कोई इंपैक्ट नहीं है, नो चेंज है, तो होगा क्या, प्राइजेस अब बढ़ जाएंगे। और सिर्फ प्रोड्यूसर, सिर्फ उन्हीं इन सबको हटाने का क्या सोल्यूशन है कि दाम बढ़ा दो, अब दाम बढ़ा दोगे तो आधे लोग तो वैसे ही हट जाएंगे, है ना। सो प्राइजेस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन योर डिमांड, समझ आया। अब देखो आउटपुट पे कोई इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ा, बिकॉज रिसोर्सेज वो फुली यूटिलाइज्ड। एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड थे एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सो इन दोनों में कोई इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन अगर मैं डिफ्लेशनरी गैप की बात करूँ या मैं डेफिशिएंट डिमांड की बात करूँ, तो डेफिशिएंट में क्या होगा, जो एडी आपका ऊपर जा रहा है वो एडी अब नीचे शिफ्ट हो जाएगा,
ऐसा कहीं आ जाएगा, AD 0 मान लो इसको। आप अलग अलग कर्व में शो कर सकते हो, अलग अलग ग्राफ में, मैंने एक में मर्ज कर लिया। ये था आपका रिक्वायर्ड AD, बट एक्चुअल AD कहाँ आ गया, नीचे कहीं आ गया। दैट मीन्स जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी उससे कहीं AD नीचे आ गया है। दैट मीन्स इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है अभी भी कहीं ना कहीं। जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो अभी काम उनको नहीं मिला है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपका क्या है एस और यहाँ AD। दैट मीन्स ये क्या है, इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम आ गया, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये हमारे जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से है उससे नीचे है। ऊपर वाला ओवर, नीचे वाला अंडर। अब अगर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है और इन दोनों के बीच जो गैप है उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। दैट मीन्स जो मेरी एक्चुअल डिमांड आ रही है इट इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अभी हम फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंचे ही नहीं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा, इसका आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ रहा है, जब लोग डिमांड ही कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर के पास स्टॉक तो बचा हुआ है ना। जब प्रोड्यूसर के पास स्टॉक बचा हुआ है तो आउटपुट अब क्या होगा, आउटपुट अब फॉल हो जाएगा। जब आउटपुट फॉल होगा तो लोग भी कम हायर होंगे, ये भी फॉल हो जाएगा, और प्राइसेस क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। प्राइसेस को तो फॉल होना ही पड़ेगा, क्यों, जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे और तुम ऊपर से प्राइस भी इंक्रीज कर दो तब तो लोग बिल्कुल भी डिमांड नहीं करेंगे। एक केस क्या हो सकता है जहां लोग थोड़ा डिमांड करनी स्टार्ट कर दे, क्या प्राइसेस डिक्रीज कर दो, तो जो कोई आपका ये गैप आ रहा है ये फिलअप होना शुरू हो जाएगा। क्या समझ आया? तो इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। इनको अब देखो, जैसे आपका एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड बना है, ऐसे ही एक्सेस सप्लाई और डेफिशिएंट सप्लाई भी होती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अपनी अगली क्लास में विल टॉक अबाउट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करने के बाद करेक्शंस आ जाएंगे, करेक्शंस के बाद विल डू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, और जैसे आप लोग मुझे अपने डाउट्स बताते हो आप वैसे ही बताते रहना, मैं यहाँ पर ज़रूर उन्हें शेयर करूँगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग।